हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, है ना। देखिए, हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पढ़े थे, तो मॉलिक्यूलरिटी में पढ़े थे कि किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है वो उसका मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करता है वो उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग एक टर्म लिखे हैं स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो ये स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता क्या है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि स्यूडो है ना। जो वहां मॉलिक्यूलरिटी में क्या होता था, तो मॉलिक्यूलरिटी में होता था बेस एलिमेंट। अगर हम लोग याद करें कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जो होते थे वो आपस में इक्वल होते थे, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपस में क्या होते थे? इक्वल होते थे, है ना। तो स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम लोग स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच elementary reaction in which molecularity is not equal to order of reaction is called pseudo molecular reaction, है ना। तो देखो यार, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम लोग स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोले कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम लोग स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। मतलब वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करें कि अब देखो, इसको हम लोग पढ़ते हैं ये दो तरह का स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होगा कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम लोग स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको लिखो। तो हम लोग यहां पे एक नोट लिखते हैं इसका एग्जांपल के तौर पे, है ना। कहता है कि इफ एनी रिएक्टेंट, अच्छा इसके बाद हम लोग लिखते हैं नोट में, स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया, इसको हम नोट में लिखते हैं, है ना, कि इफ एनी रिएक्टेंट हम लोग नोट में लिखते हैं। देखो तो हम लोग क्या लिखे स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन में कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल नहीं हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखो हम लिखते हैं कि इफ रिएक्टेंट, इफ एनी कंपोनेंट present in excess quantity, if any component present in excess quantity, then order of reaction with respect to that component, order of reaction with respect to that component will be 0। देखो एक बात याद रखना,
बोलता है कि इफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी जीरो, है ना। बोलता है कि अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो, तो अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस क्वांटिटी में हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा। अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में हो, से अगर हम बात करें कि A प्लस बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, है ना, ये एक्सेस है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा रहे कि ये रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ बी, है ना, क्या बोलता है, इफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट विल बी जीरो। बोलता है कि अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो जीरो होगा। क्या बोल रहा है कि इफ एनी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट विल बी जीरो। कि अगर किसी रिएक्शन में अगर कोई एक्सेस क्वांटिटी है, तो अगर कोई एक्सेस क्वांटिटी है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। बोलेगा सर वो कैसे? तो अगर उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो होगा तो पहले समझो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मान लेते हैं कि कहीं पे अगर ऐसा बोलता कि A रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ B, तो अगर A रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ B इसका मतलब क्या होता है, A और B अगर एक्सेस है तो इसकी पावर, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इसका ऑर्डर अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन के रेट है वो B के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। समथिंग के पावर 0 1, तो समथिंग के पावर 0 1 मतलब ये जो रिएक्शन के रेट है वो B के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ये जो रिएक्शन का रेट है वो B के कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो का मतलब क्या हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो का मतलब हुआ कि जो रिएक्शन के रेट है उस कंपोनेंट के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। देखो ये जो उस रिएक्शन का रेट जो है उस कंपोनेंट के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, समझिए बात को। इसे मान लेते हैं कि ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर सोचो कि मान लेते हैं कि कहीं पे एक ट्रेन और एक कार का एक्सीडेंट होता है। बताए थे कि रिएक्शन के रेट हो जो मेनली 4 चीजों पे डिपेंड करता है। कॉलिजन थ्योरी, पहला तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होना चाहिए, दूसरा ओरिएंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, और तीसरा उतनी एनर्जी होनी चाहिए जिस एनर्जी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, है ना। तो देखो मान लेते हैं यार, हम बताए थे रिएक्शन के रेट जो होता है इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब वैसा कॉलिजन जिसमें सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, है ना। तो अगर सोचो, अगर मान लेते हैं कहीं पे एक ट्रेन और एक कार का एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो एक ट्रेन और एक कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो एक ट्रेन में तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो जो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं उनको क्या लगेगा कि चलो भाई, लगता है कि ट्रेन थोड़ा सा स्पीड तेज कर लिया है, थोड़ा ज्यादा पकड़ लिया है। मतलब कार में सॉरी जो ट्रेन में बैठे लोग हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। लेकिन थोड़ा सोचो, जो लोग कार में बैठे हुए हैं, तो जो लोग कार में बैठे हुए हैं भैया, उनको तो ऐसा लगेगा कि ऐसा तो फिर दोबारा उन कुछ लगने लायक नहीं रहेगा, है ना। मतलब पूरा का पूरा रिएक्शन का रेट समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट बनने का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर कार में 2 लोग बैठे थे तो दोनों प्रोडक्ट बनते, 4 लोग बैठे थे तो चारों प्रोडक्ट बनते, 10 लोग बैठे थे 10 प्रोडक्ट बनते। मतलब जो लोग ट्रेन में बैठे थे, तो अगर 1000 बैठे थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 2000 बैठे थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब रिएक्शन के रेट टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रिएक्शन के रेट टोटली उस पे डिपेंड कर रहा है कि जो बंदे कार में बैठा है। मतलब जो एक्सेस अमाउंट में है, तो जो एक्सेस अमाउंट में है उसके रिस्पेक्ट में उसके अमाउंट से रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट है। उसके अमाउंट से रिएक्शन का रेट क्या है, इंडिपेंडेंट है। ट्रेन एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर ट्रेन एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में
अगर ट्रेन में 2000 लोग बैठे हुए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4000 लोग बैठे हुए तो भी फर्क नहीं पड़ रहा है। रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? तो रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है कार में बैठे हुए लोगों से। अगर कार में 2 लोग बैठे हुए थे प्रोडक्ट 2 लोग बनते, 4 लोग बैठे हुए थे 4 लोग प्रोडक्ट बनते। मतलब रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? कार में बैठे लोग। सही बोले कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर कोई एक्सेस अमाउंट में है, अगर कोई एक्सेस अमाउंट में है तो रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा। आप बोलेगा सर थोड़ा साइंस के तरीके से समझाइए। सोचो, अगर ट्रेन में बैठे हुए ढेर सारे लोग हैं तो इसलिए प्रोडक्ट नहीं बने क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिली, ओरिएंटेशन मैच नहीं करा। क्योंकि वहां पे अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ, दोनों के बीच में कॉलिजन हुआ तो यहां पे ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारे लोग होने के कारण हर एक लोगों को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिला, और प्रॉपर एनर्जी अगर नहीं मिला तो इसके बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपस में कोलाइड्स कर पाएंगे, और इसके बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोलाइड कर पाएंगे तो इसके तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स है ना, इसके तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स है। तो अगर इसके अगर बहुत कम मॉलिक्यूल्स है, पहला नंबर तो इसके हर एक मॉलिक्यूल्स को कॉलिजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसके बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इसके बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं तो हर एक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी भी मिल जाएगा और इसका ओरिएंटेशन भी मैच कर जाएगा। तो आपको ही याद रखना है कि जो रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में होंगे, तो जो रिएक्टेंट अगर एक्सेस अमाउंट में होंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होंगे उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा। ऑर्डर 0 का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन के रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्शन के रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आपको याद रखना है कि अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर कोई कंपोनेंट अगर एक्सेस अमाउंट में है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0। तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 का मतलब हुआ कि रिएक्शन के रेट उसके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, है ना। अब देखो यार, है ना, अगर मैं बात करूं कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर अगर 0 का मतलब अगर मैं बात करूं तो देखो, तो अगर इसका ऑर्डर कितना हुआ, तो ऑर्डर हुआ 1 और मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग लिए 2। तो यहां पे ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल नहीं है। तो अगर ऑर्डर अगर मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल अगर नहीं है तो ये सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये क्या है? सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है ना। मतलब जहां पे मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल नहीं हो उसे हम लोग सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख लो यार। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, अब देखो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि elementary reaction in which order is 1 but molecularity is greater than 1, है ना। देखिए क्या इसको हम लोग बोले सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। तो ये सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना, जिसका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, उसे हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोले? सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसकी ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो, उसे हम लोग सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है,
मतलब जिसका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो उसे हम लोग स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता है। और इसका एग्जांपल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। तो क्या होता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ, इन एसिडिक मीडियम भी लिख सकते हैं, इन एसिडिक मीडियम, है ना, इन एसिडिक मीडियम। ये HCl है, क्या बनाता है, एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, है ना। इस रिएक्शन में जो एसिड होते हैं वो एज ए कैटालिस्ट का काम करता है। आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या बोले, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज्यादा हो उसे हम लोग सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। उसका पहला एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, है ना। रिएक्शन इन प्रेजेंस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम का मतलब वो एसिड के प्रेजेंस में। देखो इसमें जो एसिड होता है वो कैटालिस्ट होता है। क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। आप लोग कैटालिस्ट का डिफिनीशन जानते होंगे। कैटालिस्ट किसको कहते हैं, जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, वो कैटालिस्ट कहलाता है। कैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ, जो बिना रिएक्शन, एकदम याद रखना, हम लोग इसका रेट कांस्टेंट भी पढ़ेंगे। कैटालिस्ट का मतलब होता है कि जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, वो कैटालिस्ट होता है। मतलब इस रिएक्शन में जो HCl है वो क्या है, एज ए कैटालिस्ट है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये तब तक रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ये जो कैटालिस्ट हैं ये तब तक रहते हैं जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आप लोग के मोहल्ले की सोसाइटी में भी कैटालिस्ट होते हैं, है ना। कैसे कैटालिस्ट होते हैं, तो मान लेते हैं कहीं पे, ऐसे समझो, हम ऐसे थोड़ा सा आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक रिया की मम्मी है और एक किसी और की मम्मी मान लो, है ना। किसका मान लें, एक मोहन की मम्मी है ना। दोनों साथ साथ रहती है, एक साथ इकट्ठा रहती है, और सामने घर में किसी और की, सोहन की मम्मी को मान लो, है ना। ये सोहन की मम्मी चाहती है कि अरे भाई ये दोनों साथ कैसे रह रहा है ना। तो ये सोहन की मम्मी एज ए कैटालिस्ट का रोल प्ले करना चाहती है, कैटालिस्ट, ठीक है। इसके घर में जाएगी, कुछ इस तरह बात बताएगी, कुछ इस तरह बात बताएगी, हम लोग को आगे पढ़ना है। और तब तक उसके घर में जाते रहेगी जब तक कि दोनों के बीच में कॉलिजन ना हो जाए। कॉलिजन समझते हो ना, मतलब वो कैटालिस्ट है, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। सोहन की मम्मी गई रिया की मम्मी के पास, क्या बोलेगी, जानती है रिया की मम्मी, अरे छोड़िए हमको क्या मतलब है, जो ये बात बोल दे कि हमको क्या मतलब है, समझ जाओ भैया, उसको सिर्फ उसी से मतलब है ना। तो क्या बोली कि जानते हैं रिया की मम्मी, अरे आपके बारे में मोहन की मम्मी क्या क्या नहीं बोलती, अरे छोड़िए हमको क्या बात है, ठीक है। फिर किसके पास गई, मोहन की मम्मी के पास, वही बात बोली कि जानते हैं मोहन की मम्मी, छोड़िए हटाइए हमको क्या मतलब है ना जी, आपके बारे में जो रिया की मम्मी है क्या क्या नहीं बोलती है। वो तब तक दोनों के पास जाएगी जब तक दोनों आपस में कोलाइड ना कर ले। जैसे कोलाइड करेगी ये पतली गली पकड़ के निकल लेगी अपने बालकोनी में, है ना, वहां से तमाशा देखेगी क्या क्या हो रहा है। ये क्या है, दिस इज कैटालिस्ट। क्या है, कैटालिस्ट है। उसी को कैटालिस्ट कहते हैं, जो बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए। कॉलिजन किसके किसके बीच में हुआ भैया, तो रोहन की मम्मी और मोहन की मम्मी में। सोहन की मम्मी क्या रिएक्शन में भाग ली, तो नहीं ली, सोहन की मम्मी वहां से पतली गली पकड़ के निकल ली, वो कैटालिस्ट है। वही बात है, यहां पे HCl जो है वो कैटालिस्ट है। तो अगर HCl अगर एक कैटालिस्ट है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करेगा, A और ये तब तक रहेगा कौन, HCl, तब तक जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। ये HCl रिएक्शन में तब तक रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये कैटालिस्ट है, ये क्या है, कैटालिस्ट है। बात समझ रहे ना, हम लोग आगे बात करेंगे कैटालिस्ट पे, ठीक है। और यहां पे देखो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ
हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब यहां पे जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे, है ना। तो अब बोलेगा कि सर HCl को आपने क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो HCl कैटालिस्ट है। तो कैटालिस्ट का मतलब क्या हुआ? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ये कौन है? सोहन की मम्मी है। सोहन की मम्मी पहले किसके पास गई? रिया की मम्मी के पास, क्या बोली? फिर किसके पास गई? मोहन की मम्मी के पास। दोनों जैसे कोलाइड्स करा, ये सोहन की मम्मी वहां से क्या कर ली? पतली गली पकड़ ली। वो कैटालिस्ट है। क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है? नहीं। कॉलिजन किसके किसके बीच में हुआ? कॉलिजन समझते हो ना जी, झुट्टम झुट्टी। हाँ, किसके किसके बीच में हुआ? तो दिस एंड दिस के बीच में। और इन्होंने क्या करा? पतली गली पकड़ के निकल लिया। वो कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट है। सेम वही बात है। तो कॉलिजन यहां पे किसके किसके बीच में होना है? एस्टर और H2O के बीच में, है ना। ये HCl क्या है? पतली गली पकड़ के निकल लेगा। रिएक्शन को तेज कराता है। सिर्फ आप लोग पढ़े होंगे 9 क्लास में, वहां तो आप लोग पढ़े होंगे ऐसे कि जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, लेकिन अब हम इस स्टैंडर्ड में बात नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली में कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, है ना। वो मतलब जिसके पास कम नॉलेज होता है वो बातें करते हैं कि कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। हम लोग इस लेवल पे आके नहीं ये बात बोल सकते हैं। हम लोग बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटालिस्ट। हम लोग आगे पढ़ना है इस पे, है ना। तो एक्चुअली में यही समझना है यहाँ पे कि कैटालिस्ट है और एक कैटालिस्ट का ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और एक्चुअली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन ये है और ये तब तक है जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। समझ रहे बातों को? मतलब ये जो एस्टर का हाइड्रोलिसिस है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। और एग्जांपल भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IIT पूछा है, नीट पूछा है, एम्स पूछा और हमेशा पूछा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके एग्जाम्पल। ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए लिखिए तो इसको। देखो तो बच्चों, हम लोग बात किए स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन का, ठीक है। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का। एक होता है स्यूडो वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो स्यूडो वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन इन विच elementary reaction in which order is 2 but molecularity is greater than 2, है ना। It's called pseudo Y molecular reaction, है ना। बोलता है स्यूडो वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 हो, है ना, और क्या मॉलिक्यूलरिटी 2 से ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो वाई मॉलिक्यूलर। इसका एग्जांपल क्या होता है ना। तो वही हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पे हम लोग वाटर को नहीं लेते हैं, यहाँ पे ऐसे एक्वस लिख लेते हैं, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वाटर एक्सेस है ना। यहाँ पे ये बेस कैटालिस्ट नहीं होता है, वहां पे वो कैटालिस्ट होता है, इसलिए हम लोग HCl को वहां मेंशन नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे ये बेस कैटालिस्ट नहीं होता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो एक्चुअली में इसके ये तो एक्सेस है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 2, और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाएगा? 3, है ना। एक्चुअली में पूछता नहीं है ज्यादातर, लेकिन इसको याद रखना है एग्जांपल के तौर पे। सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल होता है ना। और सूडो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑर्डर 2 हो और मॉलिक्यूलरिटी 2 से ज्यादा हो।
देखो बच्चों, है ना, अब हम लोग कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालने जा रहे हैं। कैसे? तो टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना। देखो यार, मैंने बताया अभी तक रेट कांस्टेंट निकालने के लिए जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, जब मोल चेंज होगा, जब प्रेशर चेंज होगा, है ना। देखो मैं फर्स्ट डे ही डिफाइन करा था कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक कतई नहीं होता है कि सिर्फ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन यूनिट टाइम, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का तो मतलब ही होता है कि चेंज इन एवरीथिंग इन यूनिट टाइम, है ना। तो कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज दे दे, कहीं पे प्रेशर चेंज दे दे, कहीं पे मोल चेंज दे दे, है ना। अब देखो थोड़ा सा जब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इधर उधर बातों को करेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है ना। कहीं पे बोलता कि मान लेते हैं कि आपको बोलता कि यही हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है ना, और इस रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट बताना है। कैसे? तो टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग टाइट्रेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके बता देंगे क्या फर्क पड़ता है। सोचो क्या बोल रहा है, बोलता है कि कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना। क्या कह रहा है? ईस्टर के हाइड्रोलिसिस का रेट कांस्टेंट बताओ, ठीक है। अब सोचो तो यार, सोचो ऐसा मान लेते हैं कि एक कंटेनर है। टाइट्रेशन के बारे में आप लोग को पता है कि अननोन सॉल्यूशन की प्रतिक्रिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कराकर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट पता करना क्या कहलाता है? टाइट्रेशन कहलाता है, ठीक है। हम लोग टाइट्रेशन पढ़े भी हैं, पढ़ाएं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो टाइट्रेशन का मतलब होता था किसी अननोन सॉल्यूशन की प्रतिक्रिया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कराकर उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का अमाउंट पता करना क्या कहलाता है? टाइट्रेशन कहलाता है। सोचो अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और टाइम अगर दिया हो तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। लेकिन यहां पे न तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, न तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन दिया, न तो टाइम दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि चल भाई रेट कांस्टेंट बता, ठीक है। न तो इनिशियल दिया, न तो रिमेनिंग दिया, न तो टाइम दिया, और आपसे पूछा गया रेट कांस्टेंट। क्या क्या दिया? बोलता कि इस ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये मान लेते हैं अननोन सॉल्यूशन है, और इस अननोन सॉल्यूशन का रिएक्शन कराया जा रहा है किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो मान लेते हैं कि 50 मिलीलीटर N/10 NaOH है। बताए थे कि टाइट्रेशन का मतलब ही क्या होता है कि दिस अननोन सॉल्यूशन रिएक्ट विथ एनी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस अननोन सॉल्यूशन रिएक्ट विथ एनी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और बोलता है कि यहां से हम इस NaOH को गिराना शुरू करते हैं, ठीक है। इसका अमाउंट ना देकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है। समझो बात को। अभी तक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन गिवन होते थे, इस बार क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए हम यहां से ब्यूरेट से, हम इस ब्यूरेट में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन NaOH का रखे थे, और उस NaOH को हमने ड्रॉप बाइज करके गिराया, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट NaOH का वॉल्यूम का जरूरत पड़ा। मतलब जिस समय मैंने रिएक्शन कराना स्टार्ट करा था उसमें NaOH का कुछ और वॉल्यूम का जरूरत पड़ा था, कुछ देर बाद कुछ और जरूरत पड़ा था, जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कुछ और जरूरत पड़ा। सोचो से कहता कि मान लेते हैं कि एट टाइम जीरो वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन V0। उसी प्रकार बोलता एट टाइम t वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड Vt, एट टाइम इन्फिनाइट वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड V इंफिनिटी। ये V0 Vt V इंफिनिटी क्या है? इस NaOH का वॉल्यूम से मान लेते हैं 5 मिलीलीटर था, तो टाइम जीरो पे इस 50 में से मान लेते हैं 5 मिलीलीटर का जरूरत पड़ा, मुझे नहीं पता है कितना का पड़ा, मान लेते हैं कि 20 मिनट पे कुछ पड़ा, जिसमें रिएक्शन कंप्लीट हुआ उस समय कुछ पड़ा। तो बोलता है कि इसका अमाउंट न देकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है। समझो बात को। बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है,
ये जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराया जा रहा है और इस NaOH का डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम दिया हुआ है। ये NaOH का वो वॉल्यूम है जो रिएक्शन कराने के लिए NaOH को रिएक्शन कराने के लिए जरूरत है। मतलब डिफरेंट टाइम इंटरवल पर NaOH का अलग अलग वॉल्यूम का टाइट्रेशन कैसे कराते थे जी, याद है ना? तो टाइट्रेशन कराने के लिए अननोन सॉल्यूशन का रिएक्शन किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कराना होता था और यही स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम चाहिए। तो बोलता है कि जीरो टाइम पे रिएक्शन कराने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए, टाइम टी पे इतना चाहिए, इनफाइनाइट पे इतना चाहिए। कोई बात नहीं, चलो आते हैं। तो मान लेते हैं कि यही रिएक्शन है एस्टर, इसका हमने हाइड्रोलिसिस करा था। इसमें HCl क्या है? वो है कैटालिस्ट। कब से कब तक रहेगा? शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा? तो शुरू से लेकर अंत तक रहेगा। मतलब जिस समय रिएक्शन कराना स्टार्ट किए थे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा। रहेगा क्या? तो हम थोड़ा ड्राइव कर लेते हैं, है ना? देखो तो हम लोग K बराबर क्या पढ़े हैं? तो 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। A माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मुझे इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, लेकिन इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ना देकर डिफरेंट टाइम पे ये NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों? चलो, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसका नॉर्मलिटी हम n मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इसका नॉर्मलिटी हम n मान लेते हैं। तो अगर हम टाइम जीरो की अगर हम बात करें, है ना, तो अगर हम टाइम जीरो की अगर हम बात करें कि एट टाइम जीरो, तो एट टाइम जीरो की बात करें तो हम इसको मोल ले लेते हैं। मान लेते हैं इनिशियल मोल ऑफ ईस्टर, लेट ए टाइम जीरो पे इसका मोल हम ए ले लेते हैं। ठीक है, ये जीरो, कुछ खर्च होगा, मान लेते हैं माइनस एक्स, ये कितना बनेगा? प्लस एक्स, है ना? और टाइम टी पे कितना हो जाएगा तब? तो टाइम टी पे इसका मूल हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, है ना? टाइम इनफाइनाइट पे खत्म हो जाएगा ए और ए, है ना? मान लेते हैं ये तो H2O है, एक्सेस है, तो इस पे तो डिपेंड करना नहीं है। हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े भी थे, है ना? ऐसे भी हम लोग पढ़े कि ये अगर एक्सेस है तो इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो अगर डिपेंड करेगा नहीं, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़े थे कि वाटर एक्सेस है, रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन वेरिएबल नहीं होता है, बताया था ना? तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। तो हम मान लिए कि इनिशियल मोल ए ले लिए, है ना? तो इनिशियल मोल अगर हम ए लिए हैं तो कुछ टाइम तक रिएक्शन होने के बाद कुछ खर्च हुआ होगा। तो पहले ए था तो खर्च कितना हुआ? ए माइनस एक्स, और टाइम इनफाइनाइट पे कितना हो गया? सारा खर्च हो गया तो जीरो। बताए थे सब में एक्स लिखते हैं तो एक्स लिखते हैं, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। चलो, मतलब डिफरेंट टाइम पे हम इसका यही हम लोग पता था, मोल पता था, लेकिन यहाँ मोल ना देकर वॉल्यूम दिया हुआ है। मतलब उस वॉल्यूम से मुझे मोल तक पहुंचना है। ये कॉन्सेंट्रेशन का भी रेशियो होता है, मोल का भी रेशियो होता है, तो हमने मोल ले लिया है ना? तो ये टाइम जीरो का मोल है और ये टाइम टी का मोल है और टाइम इनफाइनाइट का मोल है। इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखो तो यार, अगर हम बात करें कि एट टाइम जीरो, है ना, तो टाइम जीरो पे ये जो NaOH है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ HCl से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो उस समय तो एसिड वही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? तो ये HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तो हम लोग गलत लिख रही है ना जी, CH3COOH, है ना? तो टाइम जीरो पे ये बेस है तो बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, और एक कैटालिस्ट है, ये कब से कब तक रहेगा? तो शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा? तो शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा, है ना? तो टाइम जीरो पे क्या लिख सकते हो? तो जिसके जिसके बीच में रिएक्शन कंप्लीट होता था उसका ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल, क्या लिख सकते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो हम लोग नॉर्मलिटी बराबर क्या पढ़े थे, याद है? तो नॉर्मलिटी बराबर हम लोग पढ़े थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हो? तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकते हो क्या, बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो शुरू में तो हमको HCl के बारे में पता है नहीं, HCl तो कैटालिस्ट है ना। तो NaOH का वॉल्यूम कितना जरूरत पड़ा था टाइम जीरो पे? तो जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हम इसको माने हैं, लीटर इनटू नॉर्मलिटी। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर पर है ग्राम इक्विवेलेंट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सोचो टाइम जीरो पे, तो टाइम जीरो पे जब NaOH आया होगा तो ये तो बेस है, ये सिर्फ किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। और उस टाइम पे एसिड सिर्फ कौन है? HCl है। ये तो कैटालिस्ट है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा। और अगर शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगा तो ये जो HCl है वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। और अगर ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल होगा। बोलो एस या नो? होगा जी, बिल्कुल होगा। चलो देखो यार, थोड़ा जगह का कमी है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है कि VT वॉल्यूम का जो VT वो वॉल्यूम है जो NaOH का चाहिए मुझे टाइम t पे, है ना। अगर मैं बात करूं एट टाइम t, अब सोचो टाइम t पे एस्टर भी है, HCl अभी भी है और एसिडिक एसिड भी है। मतलब टाइम t पे अब दो एसिड है, HCl और एसिडिक एसिड। मतलब HCl से दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या लिखोगे आप? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्वेश्चन में गिवन होगा जी, ये जो NaOH का वॉल्यूम होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये आपको दिमाग में बताया थे, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंटल चैप्टर होता है उसमें गिवन होते हैं डाटा। तो ये जो NaOH के वॉल्यूम होंगे डिफरेंट डिफरेंट, ए V0 जीरो टाइम पे NaOH के वॉल्यूम गिवन होंगे, नॉर्मलिटी गिवन होंगे, टाइम t पे वॉल्यूम गिवन होंगे, है ना। तो यहाँ पे दो एसिड था और दोनों रिएक्ट करा। तो अगर दोनों रिएक्ट करा तो टाइम t पे तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl तो फिक्स है V0 इंटू n। एसिटिक एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n फैक्टर, तो इसका n फैक्टर 1, एसिटिक एसिड का n फैक्टर बेसिसिटी और इसका बेसिसिटी 1 इंटू इसका n फैक्टर 1। और ग्राम इक्विवेलेंट बराबर n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल होता है, तो n फैक्टर 1 इंटू नंबर ऑफ मोल x बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। टाइम t पे NaOH का वॉल्यूम का जरूरत क्या है? तो VT इंटू नॉर्मलिटी तो फिक्स होता है, ब्यूरेट का नॉर्मलिटी फिक्स होता है। हम लोग टाइट्रेशन थोड़ा भी आप लोग के दिमाग में होगा तो हम बताए थे, है ना। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग आते हैं टाइम इनफाइनाइट पे, है ना। तो टाइम इनफाइनाइट पे कौन कौन रहा होगा? देखो तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन HCl अब भी है जी और एसिटिक एसिड अब भी है। ये कितना बना? A। HCl एक कैटालिस्ट है, क्या बताए? ये शुरू से लेके लास्ट तक रहेगा, जन्म से लेके मरण तक रहेगा। बात समझ रहे ना। तो ये टाइम इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, है ना। तो टाइम इनफाइनाइट पे HCl का कितना भैया ग्राम इक्विवेलेंट? वो तो वही है V0 इंटू n। एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल A n फैक्टर 1 और इसका वॉल्यूम कितना? V इनफाइनाइट इंटू नॉर्मलिटी। ठीक है, तो तीनों टाइम इंटरवल पे NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ था, हम लोग इससे तीनों टाइम इंटरवल पे हम लोग लिख लिए, है ना। मुझे चाहिए क्या? तो काइनेटिक इक्वेशन क्या पढ़े हैं? तो K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस x, है ना। इनिशियल मोल और रिमेनिंग मोल ना देकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे NaOH का वॉल्यूम दिया हुआ था,
बोल रहा था कि इस रिएक्शन को रिएक्ट कराने के लिए इस टाइम पे इतना एनओएच का वॉल्यूम का जरूरत था, इस टाइम पे इतना एनओएच का वॉल्यूम का जरूरत था, इस टाइम पे इतना एनओएच का वॉल्यूम का जरूरत था। उस वॉल्यूम को मुझे मोल के टर्म में लिखना था, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना था, है ना। तो उस वॉल्यूम को मुझे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लाना है, मतलब मुझे ए और ए बटा ए अपॉन ए माइनस एक्स चाहिए। तो देखो, तो ए माइनस एक्स तो यहां से मुझे मिल सकता है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वी टी एन माइनस वी नॉट एन, और ए यहां से मुझे मिल सकता है। आप लोग लिख लिए हो क्या? अगर लिख लिए हो तो मैं मिटाऊं, इसको लिखो, और ए तुम यहां से निकाल सकते हो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वी इनफाइनाइट एन माइनस वी नॉट एन, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट इनटू एन। तो यहां से ए निकल गया, वहां से एक्स निकल गया, निकल गया क्या? तो क्या निकल जाएगा, ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अगर यहां से हम काइनेटिक इक्वेशन लिखें, तो काइनेटिक इक्वेशन क्या लिखे हैं, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए। ए का वैल्यू क्या है, v इनफाइनाइट अपॉन v नॉट इंटू एन अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है, v इनफाइनाइट n माइनस v नॉट n माइनस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस वी टी एन प्लस वी नॉट एन, एन से एन गया, तो k बराबर क्या हो गया, 2.303 बाई टी लॉग v इनफाइनाइट माइनस वी नॉट एन अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी इंटू एन, एन से गया। देखो यार, कुछ नहीं है, है ना। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, बोलता है ईस्टर का हाइड्रोलिसिस है ना। और उस ईस्टर के हाइड्रोलिसिस में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, और हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल के लिए क्या पढ़े हैं, काइनेटिक इक्वेशन का रेट कांस्टेंट k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। के बराबर क्या पढ़े हैं, 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। मतलब जहां पे इनिशियल मोल और रिमेनिंग मोल, या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो चाहिए था, लेकिन मोल और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो न देकर क्या कर दिया है, बोलता है कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस NaOH से रिएक्ट कर रहा है, और उस NaOH का डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इस वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, और मुझे उस वॉल्यूम से मुझे मोल के रेशियो तक पहुंचना था। टाइट्रेशन पढ़े थे, टाइम जीरो पे मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए, टी पे इक्वल कर दिए, इनफाइनाइट पे इक्वल कर दिए, देखो कर दिए सब, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दिए, कुछ नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर n फैक्टर टू नंबर ऑफ मोल लिख दिए, ठीक है। तो यहां से हमारा काइनेटिक इक्वेशन क्या आ गया, यहां से हमारा काइनेटिक इक्वेशन आ गया, तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग v इनफाइनाइट माइनस v नॉट v इनफाइनाइट माइनस v टी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, मैं ऐसे आपको डिराइव कर दिया हूं, है ना। जहां पे v इनफाइनाइट क्या है, मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे अगर दिया रहेगा, तो v इनफाइनाइट क्या है, वॉल्यूम ऑफ, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम इनफाइनाइट, मतलब जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होंगे। वी नॉट क्या है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम जीरो। वी टी क्या है भाई, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम टी। बात समझ रहे हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है NaOH का, है ना। तो वहां से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं बातों को। और कुछ भी नहीं होगा, सीधे डाटा गिवन होगा, है ना, डाटा पुट करना है, वैल्यू निकाल लेना है। लिख लिए।
उसी प्रकार इसमें एक और होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ H2O2 बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन, है ना। देखो टाइट्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज करके H2O2 का भी रेट कांस्टेंट पता करना है, ठीक है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और हम लोग को आप लोग को हम बेसिक में पढ़ाए भी थे कि ये जो H2O2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। कैसे कि जब वो किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो हम पिछले क्लास में क्या देखे थे कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता था, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन गिवन होता था, टाइम गिवन होता था और रेट कांस्टेंट निकालना होता था। हमने बताया कि ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है ना। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है तो K बराबर 2.303/T log A अपॉन A माइनस एक्स, मतलब इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन गिवन होते थे और रेट कांस्टेंट हम निकाल लेते थे, है ना। अब देखो कहीं पे इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन न देकर, ठीक है, समझो बात को, कहीं पे H2O2 का इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन न देकर कहता आपसे कि ये जो H2O2 है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है, मतलब दिस H2O2 रिएक्ट विथ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वॉल्यूम ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी गिवन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। समझो बात को, कहीं पे H2O2 का इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन न देकर आपसे कहता कि ये जो H2O2 है वो किसी देखिए क्वेश्चन लिखेगा ना तो एकदम सीधा, पहले IIT लिखता था एकदम 50 लाइन का क्वेश्चन लंबा सा, टाइम जीरो पे ऐसे हुआ, टाइम टी पे ऐसे, लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा वो तुरंत क्वेश्चन को हैंडल कर लेता था। क्वेश्चन का औकात जीरो रहता था लेकिन इतना लेंदी बना दिया जाता था लैंग्वेज में, लगता था यार कुछ पूछ दिया। क्या हम बोल रहे हैं कि ये जो H2O2 का डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, और इस H2O2 का इनिशियल और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन न देकर आपसे कहता कि ये जो H2O2 है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है। ये जो H2O2 है वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कर रहा है और उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंट टाइम इंटरवल पे वॉल्यूम गिवन होता, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंट टाइम इंटरवल में वॉल्यूम गिवन होता और आपसे कहता कि रेट कांस्टेंट बताओ। से कहता कि ये जो H2O2 है मान लेते हैं KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, और बोलता कि दिस रिएक्ट विथ KMnO4, है ना, एक KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और बोलता कि वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम 0 V0, बोलता वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t VT। सोचो क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि ये जो H2O2 है वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और इसका अमाउंट ना देकर इसका वॉल्यूम गिवन है, कोई बात नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसका इनिशियली अमाउंट A, ठीक है, इसका इनिशियली अमाउंट क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि लेट द, इसमें कुछ H2O2 के अमाउंट रहे होंगे, लेट द इनिशियल मोल ऑफ या इनिशियल वेट ऑफ H2, जो मानना है इनिशियल वेट ऑफ H2O2 x, और अब पिछला बार हम मोल लेके बनाए थे, इस बार वेट लेके बनाते हैं। मान लेते हैं थोड़ा टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये मोल का भी रेशियो होता है, अब इस बार हम वेट ले लेते हैं कि मान लेते हैं H2O2 का वेट इनिशियली x ग्राम है ना, और टाइम t पे इसका वेट मान लेते हैं वेट ऑफ H2O2 एट टाइम t y ग्राम है, ठीक है। तो ये जो H2O2 है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बताएं, टाइम जीरो पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इस बार हम वेट लिख बना रहे हैं, मोल भी आप मान सकते हो, कुछ भी मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछला बार मोल इनिशियल मोल x मान लो, टाइम टी पे मोल y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है।
तो x अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 17 हम लोग पर है इंटू 1000 बराबर इसका वॉल्यूम v नॉट इंटू एन। मतलब टाइम जीरो पे ये जो H2O2 है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करा है ना। उसी प्रकार टाइम t पे भी रिएक्ट करेगा, यहां पे लिख लेते हैं। तो टाइम t पे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 है ना, लीटर में रहना चाहिए वॉल्यूम। तो y गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 17 V2 इंटू एन है ना। आपको चाहिए क्या, इनिशियल वेट और रिमेनिंग वेट का रेशियो x बटा वाई चाहिए। तो x बटा वाई चाहिए, k बराबर क्या पर है वो, तो 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल वेट अपॉन रिमेनिंग वेट। तो यहां से y का जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 17 इंटू वी टी इंटू एन अपॉन 1000 और यहां से x का वैल्यू क्या लिखेंगे v नॉट इंटू एन इंटू 17 बटा 1000। तो इसको जब करोगे एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा सब, तो बचेगा v नॉट अपॉन वी टी, मतलब k बराबर 2.303 बाई टी लॉग v नॉट अपॉन वी टी। वो सब कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। इतना बार बार टाइट्रेशन बाइट्रेशन करवाते नहीं, बता रहे हैं कि अगर क्वेश्चन अगर ऐसा दे दिया तो कैसे डील करना है उसको, है ना। मतलब हमको चाहिए क्या, मोल का रेशियो, लेकिन मोल का रेशियो ना देकर अगर मोल का रेशियो ना देकर अगर ऐसे दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल लेना है तो मोल ले लो, वेट लेना है वेट ले लो, टाइम जीरो और टाइम टी पे रिएक्ट करा रहे हो, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर लो, है ना। मतलब हमको यहाँ पे सीधा फार्मूला क्या याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, इसको लिखो। समझ रहे बातों को। तो यहाँ पे वेट x मान लिए टाइम टी पे और टाइम जीरो पे और y मान लिए टाइम टी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, तो आपका फार्मूला हो जाएगा k बराबर 2.303 बाई टी लॉग v नॉट अपॉन वी टी, है ना। तो k बराबर 2.303 बाई टी लॉग v नॉट अपॉन वी टी, जहां t क्या है, टाइम है, v नॉट क्या है, तो v नॉट है वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम जीरो, है ना। vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम t, है ना। देखिए ऐसे केस में आपको फार्मूला ही याद रखना है, इतना करना पॉसिबल नहीं है, है ना। हम लोग पहले जो पढ़े भाई सब इंपॉर्टेंट था। आज का क्लास है कि बस थोड़ा सा हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, याद रहना चाहिए, बुक में मिल जाएगा तो ऐसा नहीं लगे कि सर आपको नहीं पढ़ाए, है ना। आपको फार्मूला जब याद रहेगा, जैसे वहां पे पढ़े थे कि जब एस्टर जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा उसका भी फार्मूला याद होना चाहिए। जब कहीं ये बोले कि H2O2 अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चाहिए मुझे, H2O2 का अमाउंट चाहिए। हम डिराइव ऐसे कर दिए, बहुत लोगों को तो टाइट्रेशन नहीं आता होगा, लेकिन बहुत लोग तो टाइट्रेशन पढ़े हैं हमसे। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपको टाइट्रेशन नहीं आता तो कैसे करोगे, आपको फार्मूला आना चाहिए। तो अगर कहीं पे H2O2 अगर KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और अगर H2O2 अगर KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और H2O2 का अमाउंट नहीं गिवन है, अगर H2O2 KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है और H2O2 का अमाउंट गिवन नहीं है, H2O2 का अमाउंट ना देकर क्या दिया हुआ है, KMnO4 का अमाउंट दिया हुआ है टाइम जीरो पे और टाइम टी पे, है ना। H2O2 का अमाउंट ना देकर क्या दिया हुआ, KMnO4 का वॉल्यूम दिया हुआ, KMnO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है टाइम जीरो पे और टाइम टी पे, है ना। तो KMnO4 का वॉल्यूम दिया हुआ है टाइम जीरो पे टाइम टी पे, तो हमको फार्मूला याद होना चाहिए k बराबर 2.303 बाई टी लॉग v नॉट अपॉन वी टी। देखिए आज आप लोग के से थोड़ा सा मैं 2-3 दिन से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, मैं ऐप बनवा, मुझे अपने ऐप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। जैसे यूट्यूब पे क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन अब 1-2 दिनों के बाद हम लोग ऐप पे पढ़ेंगे। ऐप के बारे में आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, है ना, घबराना नहीं है, ऐप बनकर तैयार है। हम लोग ऐप के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि YouTube के माध्यम से लाइव हो नहीं पा रहा था।
और जब तक आप लोग का चेहरा नहीं दिखता है तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। और ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो बच्चे हमको पेड किए हुए हैं वही पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, है ना, घबराना किसी को नहीं है, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें ऐप के थ्रू हम लोग 11th का बैच में शुरू करने जा रहे हैं, और जब ऐप से क्लास चलने लगेगा तो आप भी रेगुलरली हो जाएंगे टाइम से, जैसे क्लास में होता है फिक्स कि इतना टाइम से क्लास चलेगा, है ना। तो हमारा ऐप बन चुका है और हम लोग इसके बारे में एक अलग से वीडियो हम आपको अपलोड करके इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस होगा, कैसे इंस्टॉल होगा, है ना। ठीक है, चलो बच्चों, धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में।